हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस सोल्यूशन। सो हम डिस्कस कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट इन द सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सो फर्स्ट वन इज़ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द सेकेंड वन इज़ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द third colligative property, that is depression and freezing point. So there is lot to learn and lot to discuss. So चलिए start करते हैं। ठीक है, सो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसको हम समझेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे। पर उससे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम अपने लोकल या कह सकते हो अब आम बोलचाल की लैंग्वेज या बेसिक डेफिनेशन जो हम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द टेम्परेचर एट विच योर लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। ये हमारा क्या है, बेसिक डेफिनेशन है। बट जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करता है। तो ये क्या कहता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन किया जाता है एज द टेम्परेचर एट विच योर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉलिड। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, जो आप वेपर प्रेशर के टर्म्स में देते हो, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड पार्ट। सो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। सुनने में अटपटा लगता है पर हम एक एग्जांपल देखेंगे सो दैट एक्चुअल में यही कहानी तो होती है फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, सो अगर हम बात करें आइस की, ठीक है, तो आइस होता क्या है, आइस सॉलिड फॉर्म है वाटर का। तो अगर हमने इसको एक कंटेनर में रखा तो इसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर थोड़ा सा तो होगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लिक्विड इसका कम होगा, बट स्टिल जो वेपर प्रेशर होगा उसका होगा। ऐसे ही अगर हम ड्राई आइस की बात करें, दैट इज सॉलिड CO2। ठीक है, तो वो भी क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स जो हम लोग रखते हैं इन द क्लोथ्स, ठीक है, स्मेल के लिए, ठीक है, स्मेल या फिर कीड़े जो है वहाँ से हट जाएं, तो नैफ्थलीन बॉल्स भी क्या होता है, सॉलिड से वो डायरेक्टली चेंज होता है आपकी वेपर प्रेशर यानी कि वेपर स्टेट में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कहानी ये है कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर, जैसे सॉलिड का जो है वो वेपर प्रेशर, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर आपस में बराबर होगा तब हम कहेंगे कि वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। टू बी वेरी क्लियर हम इसको और अच्छे से समझेंगे थ्रू द ग्राफ। और बिफोर दैट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन जो होता है इट इज़ ऑलवेज लोअर दैन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज always lower than its pure solvent। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन होगा वो हमेशा कम होता है। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ से देख लेते हैं सो दैट क्लियर और हो जाए। ठीक है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो ग्राफ हमारा बनता है दैट इज़ बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे VP यानी वेपर प्रेशर और यहाँ पे हो गया टेम्परेचर T। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप प्योर सॉल्वेंट का देखते हो तो प्योर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट का है वेपर प्रेशर। ठीक है, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। दूसरा, जब आप इसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालते हो, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, जब आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाला तो जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कमी को, इसी चेंज इन टेम्परेचर को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो समझते हैं इसको होता क्या है। तो ये देखो, सोल्यूशन का अगर हम कहेंगे तो सोल्यूशन का ग्राफ ऑब्वियसली नीचे आएगा। ठीक है, दूसरा अभी हमने कहा कि डिफाइन क्या किया, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जस्ट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। तो ये देखो, ये तो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसी का जब इस पॉइंट के नीचे जब ये सॉलिड में होगा, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट जब सॉलिड में होगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट तो यही हुआ जहाँ पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, वही तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो इस मोमेंट के ऊपर जो ग्राफ जा रही है इसका मतलब क्या है, वो लिक्विड स्टेट में और इधर क्या है, सॉलिड में। अब जब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन में भी क्या होगा, सोल्यूशन का ग्राफ ऑब्वियसली नीचे बनेगा, तो ये यहाँ से बनेगा। ठीक है, देखो अब ये आपका हो गया सोल्यूशन का। ठीक है, सोल्यूशन जिसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाला है। तो इस जिस पॉइंट पे ये सॉलिड को कट कर रहा है, जिस प्रेशर पे, ठीक है,
तो उस समय जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द जो आपका लिक्विड सोल्यूशन होगा वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। तो इसी को तो हमने फ्रीजिंग पॉइंट कहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राफ को टेम्परेचर के यानी एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो क्या होगा, ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो ये जो टेम्परेचर है इसको हमने कहा है TF0 यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब सोल्यूशन का भी देख लो, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो दैट वुड बी TF। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, यहाँ से मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। सो व्हाट यू आर सीइंग कि जो मैंने अभी जो बात लिखी है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वही तो आपको यहाँ पे ग्राफ से भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये चेंज है इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। सो डेल्टा TF कैसे डिफाइन हो जाएगा, तो डेल्टा TF जो होगा वो डिफाइन होगा एज दी TF0। ठीक है, TF0 दैट इज प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर टेम्परेचर है माइनस दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन TF के बाद। ठीक है, तो डेल्टा TF, इसी डेल्टा TF को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट वी कॉल इट एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो ये डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है, ये जो क्वांटिटी है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये क्वांटिटी डिपेंड करता है अपॉन द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, जो मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोलैरिटी। ठीक है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कहानी सिंपल है, जैसे हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट के लिए पिछले वीडियो में देखा है वैसे ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इस मोलालिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या होगा, मोलालिटी को यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी यानी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज डेल्टा TF जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे KF इंटू मोलालिटी दैट इज M। अब यहाँ पे KF जो है दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर दूसरा जो नाम है इसका है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब पूछा जाता है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, तो इसमें जब आप मोलारिटी 1 कर देते हो यानी कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, तब जाके आपका जो मोलारिटी होगा वो 1। तो इफ़ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इफ़ M इक्वल टू 1, जब आपका मोलालिटी 1 हो जाएगा तो जो टेम्परेचर दैट इज चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द KF। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मोलालिटी जो आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। सो अभी हमने देख लिया कि जो KF होता है उसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो जब आपकी मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन 1 हो जाती है, कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, देन आपका मोलालिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दैट केस जो आपका KF है वो बराबर होगा डेल्टा TF। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो अबाउट द कांस्टेंट, कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज KF, इट इज defined as the depression in the freezing point। delta TF क्या है, depression in the freezing point of the solvent when the molarity is 1, या फिर कह सकते हैं when 1 mole of the non-ionizable solute is dissolved in 1 kg of the solvent, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। अब इसका इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लेते हैं जो आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। अगर KF की यूनिट पूछी जाए तो यूनिट ऑफ KF क्या हो जाएगा, इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फॉर द दैट इज KB। ठीक है, जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो कांस्टेंट था उसी की तरह ये आपका हो गया दैट इज इबुलियस कांस्टेंट जो थी उसी की ये वही सेम यूनिट आपके डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगी KF की। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो मोलालिटी है उसका वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन कैसे बन जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा KF, और मोलालिटी का इक्वेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही तो हमने सीखा है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट को हम A ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, A जो है आपका सॉल्वेंट की बात कर रहा है,
बी जो है वो सॉल्यूट के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया है सॉल्यूट को हम बी लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या डिफाइन करते हो, इट इज़ दी, क्या हो जाएगा, इसको इंटू 1000 भी कर देंगे, ठीक है। फैक्टर जब हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम को केजी में तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स जो होता है दैट इज़ अपॉन दी गिवन वेट, ठीक है। तो गिवन वेट यहाँ पे वी बी हो जाएगा इंटू ये 1000 हो जाएगा एंड देन अबाउट द मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास ऑफ बी इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी एफ जो आप यूज़ करोगे वो ये हो जाएगा। और बात करें अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वेट ऑफ द सॉल्यूट बताना है आपको, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी कि डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा टी एफ दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन के एफ इंटू 1000, ठीक है। तो ये आपको वेट ऑफ द सॉल्यूट दे देगा, ठीक है, दैट इज वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वेट ऑफ द सॉल्यूट को आसानी से निकाल सकते हो। आई होप इतनी कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था जिसको आपको यहाँ पे समझना था। और डेल्टा टी एफ क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस, दैट इज़ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेल्टा टी एफ, ठीक है, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो यस डियर स्टूडेंट, अभी जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझा था दैट इज़ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, इसका इक्वेशन इज सिमिलर टू दैट वी हैव डिस्कस फॉर द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी सिमिलर ही आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू डिस्कस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइंड बाय द पाई, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन डिनोट कैसे किया जाता है, पाई से डिनोट किया जाता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, उसको समझने से पहले एक टर्म समझते हैं दैट इज़ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है उसके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चले। तो डिफ्यूजन होता क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन को, उसी को हम डिफाइन करते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे एक बात जो आपको ध्यान देने वाली होती है कि यहाँ पे कोई भी आपके बीच में जो मेम्ब्रेन कह सकते हो, ठीक है, कोई डिवीजन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ फ्री। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें परफ्यूम की स्मेल, एरोमा, ठीक है, जो परफ्यूम का एरोमा होता है या फिर अगरबत्ती की एरोमा होती है, आप क्या देखते हो, जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे अगरबत्ती या आपने स्प्रे किया है वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरोमा का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और धीरे धीरे कर करके वो पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो मूवमेंट कहाँ से हुआ है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो उसको एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर हमने ये बनाया हुआ है, अब यहाँ पे एक C1 कॉन्सेंट्रेशन है, एक C2 है। तो अगर हमने माना है कि जो C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है C2 से, तो मूवमेंट कहाँ से होगा, C1 से C2 की तरफ होगा। किसका मूवमेंट होगा, सॉल्यूट यानी कि जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। बस बात करें कि अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट जो आपका होगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट कहाँ से मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। पर अगर हम सॉल्वेंट की टर्म्स में बात करें, अगर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो सॉल्वेंट भी क्या कर रहा है, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो डेफिनेशन वही है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता है। दूसरा जो यहाँ पे मैंने ये एक मेम्ब्रेन जैसा लगाया, ये जो है ये मेम्ब्रेन आपका परमेएबल होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, परमेएबल होता है, यानी कि ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो होता है आपका परमेएबल होता है, सो ये अलाउ करता है। तो आई होप डिफ्यूजन आपने समझ लिया। अब जब डिफ्यूजन आपने समझ लिया तो ऑस्मोसिस क्या होता है वो भी आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। तो अभी जब हमने डिफ्यूजन की बात की तो वहाँ पे हमने देखा कि परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बट जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में आपका एक मेम्ब्रेन लग जाता है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है यहाँ पे, तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है जिसको हम एसपीएम कहते हैं, ये क्या करता है, इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट टू गेट ट्रांसफ़र थ्रू इट। तो क्या करता है, जो एसपीएम होता है वो बस सॉल्वेंट को अलाउ करता है कि वो उसके थ्रू पास कर सके। ठीक है। तो ऑस्मोसिस में हम जो बात करते हैं दैट इज़ अबाउट द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर C1 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ द सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट किस में ज़्यादा होगा, तो सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी किस में होगी, यहाँ पे C2, यानी जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो मूवमेंट जो हो अभी देखा आपने कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन पर, सोल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन सॉल्वेंट का मूव करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में जो हमने मेम्ब्रेन लगाया दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम है, विच अलाउज ओनली द सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है जाने के लिए और सल्यूट को अलाउ नहीं करता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस को भी समझ लेते हैं। दो डेफिनेशन है, अलग अलग तरह से डिफाइन कर, पर कहने की बात यहाँ पे सेम है। तो ऑस्मोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द मूवमेंट ऑफ दिस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि थ्रू एसपीएम इज नोन एज योर ऑस्मोसिस प्रोसेस। या फिर दूसरे टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें तो कहाँ से मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको लिख देते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देना है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होगा यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की लोअर कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। ठीक है, दोनों एक ही बात कह रहा है, बस कहने का तरीका। एनिमल मेम्ब्रेन का हो सकता, नेक्स्ट हो सकता है सेल्यूफेन। ठीक है, ये सब क्या है, एसपीएम होते हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आपको मेन चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि एसपीएम जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है पास करने के लिए। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है आपने समझ लिया। अब हम जब ये समझ लिए तो अब हम इसको जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको और अच्छे से समझ सकते हैं।